एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से सोहन के घर में आ गई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं डरी हुई थी, मुझ पर एक डर सवार था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मेरे हाथ पांव बिना वजह कांप रहे थे। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मेरी ननद ने मुझे सोहन के कमरे में बिठा दिया था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, मुझे डर लग रहा था कि कुछ ही देर में सोहन कमरे में आ जाएगा। ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी। अभी मैं अपनी उन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने सोहन था। उसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा गला ही सूखता जा रहा है, क्योंकि मेरे दिल में एक धड़कन सी होने लगी थी। उस डर ने मुझे कांपने पर मजबूर किया था। उसने एक नज़र मुझे देखा था। उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वह अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरा दिल तो जैसे दरवाजे के बंद होने पर ही कांपने लगा था, जैसे मेरे सीने में सांस बिल्कुल थम सी गई हो। कुछ देर के बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला था। मेरी सास कमरे के अंदर आई और वह बहुत घबराई हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं शादी के हंगामों में भूल गई थी कि सोहन ने तो सब मेहमानों के सामने ही मुझ पर चिल्ला गया था। चलो उठो, थोड़ा सा बेड का चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया था। कहने लगी, एक तो शादी के कामों में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी थी और कहने लगी, सोहन इस मामले में बड़ा ही वहमी है। कमरे की चादर देख कर ही कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी भी है या नहीं? ये सुनकर तो मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। अब मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी और मैं बहुत डर में पड़ गई थी। समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। सोहन कमरे में दाखिल हो गया था। मैं संभल कर बेड पर बैठ गई थी। सोहन मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा थोड़ा सा पकड़ा और ऊपर किया। मेरे नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी मासूमियत से देख रहा था। फिर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना मैं तुम्हारी खूबसूरती के बारे में अपनी माँ से सुना था, वह सभी तारीफ़ें तुम्हारे सामने बिल्कुल फीकी लग रही है। मेरी माँ ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता था कि कम की थी। तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से एक छोटा सा खूबसूरत डिब्बा निकाला, शायद कोई गिफ्ट था, मेरा दिल धक धक करने लगा था। उसने उस डिब्बे से लॉकेट निकाला था, फिर मेरे गले में पहनाने लगा। लॉकेट को पीछे पहनाते हुए जब सोहन की उंगलियां मेरी गर्दन पर स्पर्श करने लगी तो मेरी जान पर बनाई थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में न जाने कौन सा खुमार जागने लगा था। वो मेरी जान को कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, मैं जल्दी से पीछे हटी थी। मेरे इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, पति हूँ तुम्हारा, 7 फेरे तुम्हारे साथ लिए हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए सोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरा जिस्म जो बिल्कुल ही ठंडा हो रहा था। शायद वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह यूं कांप रही थी जैसे मुझ पर जलजला सवार हो गया हो। कहने लगा, ये तो सदियों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने भी यही सब किया और पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पवित्र है, खुद भगवान भी प्रभावित है। जभी तो शिव और पार्वती का बेहतरीन जोड़ा समझा जाता है। हमारे बीच में जो भी रिश्ता है एकदम जायज़ है और एकदम पवित्र है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कांपने पर और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर से जब विदा होकर आई थी तो विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आ गई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं बेहोश होने लगी थी। मैं बैठे बैठे बिस्तर पर लुढ़क गई थी और पीछे बेड पर ही गिर गई थी। इतना याद है कि अब सोहन ने मुझे कंधों से पकड़कर हिला हिलाकर जगा रहा था। कह रहा था, सुमन तुम्हें क्या हुआ है? उसके बाद मेरा दिमाग भी बिल्कुल बंद हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे साथ सिरहाने बैठी हुई मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और सोहन कमरे में इधर उधर टहल रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो।
मेरे डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगा, ड्रिप ख़त्म हो जाए तो सोहन ऐसा करिए कि उतार दें। फिर उसने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहने लगा उसको ध्यान से इस्तेमाल करें। जल्दी ही डॉक्टर समझा कर जा चुका था। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वह भी कमरे से बाहर निकल गई थी। सोहन ने माथे पर बल पड़ गए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर पे चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक अपने दुल्हन के कपड़ों में ही थी, लेकिन सोहन ने सफ़ेद लुंगी और कमीज पहन रखी थी। मेरे पास आया और मुझे गुस्से से देखने लगा। और ये क्या तमाशा लगा रखा था जो तुमने रात को नींद की गोलियां खा ली थी? मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नज़रें चुरा ली थी। वह कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझसे शादी के रात बहुत डर सता रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रह गया। फिर कहने लगा, उस डर का ये हल तो नहीं था जो तुमने किया। पूरी रात तुमने सब घर वालों को बहुत परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी के रात नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को ही शादी के रात कुछ न कुछ घबराहट हो जाती है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बंधने जा रही होती है और पति पत्नी के संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोली खाकर नहीं आती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा कि आज की रात के लिए मैंने बहुत सारे सपने अपने आँखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ टाइम और देना चाहिए था, ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली बदतमीजी में दोबारा नहीं चाहता। सोहन की ये बात सुनकर मैं दिमागी तौर पर कुल तसल्ली में हो गई थी। यही चाहती थी कि वो मेरे पास ना आए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? मुझे 4 दिन दे देता या 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे देता। उसकी आंखों में बेकरारी देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उस आदमी के उमड़ते हुए जज्बातों को समेट कर रोक सकती हूँ। मेरे चेहरे की तरफ बड़े गौर से देख रहा था और मैं बहुत डर में थी। ना ही मेरे दिल में कोई उमंग थी और ना ही मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन था, लेकिन फ़िलहाल मेरा सारा बदन डर से कांप रहा था, जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आ रहा था। अगर रात को मैंने नींद की गोलियां ना खाई होती तो वह कहने लगा, कितनी खूबसूरत मासूम हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल मुझे बेईमान करने पर उकसा रहा था, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वह वहाँ से उठकर कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आ गई। मुझे दूध पिलाकर उसने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और पति दोनों बहुत अच्छे थे। नंद शादी का हंगामा ख़त्म होते ही अपने घर जा चुकी थी। सोहन ने 2-3 दिन मुझे कुछ नहीं कहा था, बस मुझे अपने रिश्ते की जिम्मेदारी ही याद करवाता रहा था। लेकिन उन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता था। मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और की इस्तेमाल की गई हो। एक बार खाना खाने के बीच में मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैंने बेधड़क ही सोहन का गिलास पकड़कर पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा था, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा कि आप इस गिलास में पानी पी लो, आप ही का तो गिलास है। वह कहने लगा, नहीं, मैं किसी का जूठा नहीं पीता। बाकी मामले में भी वह कुछ ऐसा ही था। खाना भी वह अपनी अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया था। उसने वह तौलिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ मत इस्तेमाल किया करो सुमन। मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा दिल था जैसे थम जाए, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी दर्दनाक थी, कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सोहन की आदत जिस तरह थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोच कर काँपने लगता था कि जब वो मुझसे दोबारा से अपने रिश्ते को निभाने की मांग करेगा तो मैं क्या करूँगी। मैं उस वक्त ये सोच कर मेरा दिल दुखने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन बीत गए थे तो मैंने घर का काम भी शुरू कर दिया था। खाना भी बनाने लगी थी। सास तो मुझसे बहुत प्यार से थी और खुश थी। शाम को जब सोहन अपने ऑफिस से वापस आया तो खाना खाने के बीच बीच में मुझे ही देख रहा था। खाना खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी और जब मेरे पीछे आ गया और कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन बीत गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी भी नहीं सोचा। सोहन मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े सिंक में रखते हुए कहने लगा कि छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ कमरे में। मेरा हाथ थामे वो मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूँ थी जैसे थर थर काँपने लगी। मेरा पूरा बदन काँपने लगा था। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था।
मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी माँ के साथ बातें करती हो, घर के सारे काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चलेगा सुमन? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा कि मैं किसके लिए हूँ? तो ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लटों को अपने उंगली में लपेटना शुरू किया। फिर वह अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ जल्दी से पीछे करना चाहा। लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। आज अगर मुझे ज़बरदस्ती भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर करता हूँ। ये कहकर उसने मेरा बालों का जूड़ा खोला था, मेरे बालों को जूड़े से आज़ाद किया था। मेरी हालत थी कि मैं अपने आंसुओं को अपने अंदर पीकर बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। इससे पहले कि सोहन मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, सोहन प्लीज़ मुझे कुछ दिन का और वक्त दे दो। कहने लगा, नहीं। मेरा पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी चाहतें बढ़ती जा रही थी एकदम ही। मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी ना? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी तुम्हारे साथ वे सब कुछ करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी थी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन वह आदमी मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं था। वह मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालत के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया था, वह जल्दी से मुझसे पीछे हो गया। वह सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया था। वह सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम था। उससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरानी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी जा रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ? ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक उस चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आँख भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा ली है। ये सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मेरे दिमाग को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं जैसा कि आजकल माहौल देख रहा हूँ उसे सतर्क रहना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत कहीं और गंवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन सोहन मुझसे कहने लगा, उसका दोस्त बाहर विदेश गया था, अभी वापस आया है। उसे भी पता चला है कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए वह कह रहा था कि अपनी शादी की मुझे ट्रीट दो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफ़ी सारे पकवान बनाए थे, चाय भी बनाई थी। सोहन ने अपने दोस्त के सामने रखी थी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा, वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूंगी? वह आपका दोस्त है। वह कहने लगा, ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। मुझे देखकर अपना होश तो वह भी खो बैठा था। वह जल्दी से खड़ा हो गया। मेरा पति कहने लगा कि राजेश, ये मेरी पत्नी है सुमन, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर आना चाहती थी, लेकिन सोहन के हाथ में मेरा हाथ था। मैं चाहकर उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी थी। सामने खड़ा आदमी मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे डर की असली वजह वही आदमी था जो मुझे शक की नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा, सोहन मुझे बाहर जाना है। मैं बड़ी मुश्किल ही सही, लेकिन अपना हाथ छुड़ा लिया था और उस कमरे से बाहर चली आई। मैं सीधा अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी हकीकत है जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। राजेश से मेरी पहली मुलाकात एक बुक फेयर में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे और इत्तेफाक था वह किताब एक ही थी, जिस पर हमारी बहुत बहस हुई थी। लेकिन फिर राजेश ने मुझे वह किताब अपना फ़ोन नंबर
और अपना नाम लिख कर दे दी थी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। वह काफ़ी हैंडसम और नौजवान लड़का था और उन दिनों तो मैं अपनी सहेलियों के बॉयफ्रेंड को किस्से सुन कर बड़ी दिलचस्पी लेती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। राजेश को मैंने कॉल की और उसे डांटने लगी। उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखा है? यही हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो पढ़ते बढ़ते आगे तक चला गया था। मुझे राजेश से मोहब्बत हो गई थी, वह भी ऐसे ही करता था। पहले तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी तारीफ़ करने लगा, कहने लगा मैं पहले ही नज़र में उसे अच्छी लगी थी और वह जानबूझकर उसने मुझसे बहस की थी। उसे किताब से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बस मुझसे थी, इसलिए उसने अपना नंबर लिख दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने की थी, जैसा कि मेरी सहेलियों ने कर रखी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदल जाएगी और उससे मुझे बेहद प्यार हो जाएगा। 7 महीने में ही हमारा ये हाल था। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे किसी बात पर कोई भी पर्दा नहीं रह गया था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे, वह भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ था। एक बार मुझे राजेश ने बाहर मिलने के लिए कहा। सच कहूँ तो मुझे उससे बिना मिले चैन नहीं आता। मेरा अपना ये हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए, इसलिए उससे मिलने चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया था और एक बार वह सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो कॉलेज के लिए निकल गई थी, लेकिन असल मकसद राजेश से मुलाकात करना था। उसे ये कहना था कि वह अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वह भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा वह अपने बड़े भाई के पास ओमान जा रहा है। 3 साल के बाद वापस लौटेगा और फिर वो मेरा रिश्ता मांग सकता है। 3 साल में वह ठीक ठाक सेट हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी उस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा राजेश, मैं 3 साल कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी। आंखें उसकी भी नम थी। पता नहीं चला मैं उसके करीब हो गई, उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे। सुबह का वक्त था, मैं और राजेश थे, वहाँ किसी का भी आना जाना नहीं था। मेरे यूं रोने पर वह एकदम जज्बाती हो गया था। मेरा सिर हिलाकर तसल्ली देने लगा, कहने लगा तुम दिल छोटा मत करो, लेकिन ये तो मुझे सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे माँ बाप भी मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझे नहीं करेंगे। मैं उसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब राजेश पर बेखुदी सी छाने लगी थी। वह मुझे अपने एक दोस्त के घर में ले गया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर पहले तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन इधर मुझे राजेश पर भरोसा था। वह मुझे एक कमरे में ले गया, कहने लगा मैं तुम्हारे बगैर वहाँ कैसे बिताऊंगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास रहूं तो मैं तुम्हें याद करूं। ये सुनकर पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं पहले ही बेबस थी, इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं कर पाई। हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ ये एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन जाएगी। जब मैं होश में आई तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोए जा रही थी। वह कहने लगा मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा नहीं होगी, अभी तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो। जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं वापस भी आ जाऊँगा, बल्कि उससे पहले भी आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना। पहले 3 साल उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहल तो ओमान से मुझे कॉल पर बात भी करता था, लेकिन फिर उसकी कॉल आनी भी बंद हो गई थी। उसका फ़ोन बंद जाने लगा था। मैं बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात भी नहीं हो पा रही थी। पूरे 3 साल मैंने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं कभी कोई बहाना करती तो कभी कोई, लेकिन सोहन के रिश्ते में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम तरीके से अच्छा लड़का था। मैं मना नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप मेरी उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी सोहन से हो गई। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चादर बिछाई गई मैं अजीब डर का शिकार हो गई थी और घबराने लगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब कुंवारी नहीं थी। अब तो राजेश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वह क्यों आया था? जब 3 साल का कहकर चला गया था और जब 4 साल बीत जाने के बाद भी नहीं आया था, तो क्यों वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए चला गया था? मैं तो पहले ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। मेरा पति बगैर सफ़ेद चादर के मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसे मेरी कैरेक्टर का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। सोहन कमरे में आया
तो मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं दवाई खा चुकी हूँ, कुछ देर में फ़र्क पड़ जाएगा। वह कहने लगा कि राजेश मेरा बहुत गहरा दोस्त है। मैं चाहता था कि तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती, लेकिन तुम तो वहाँ रुकी नहीं। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। कहने लगा कि मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने कहा, क्या बुरा हुआ? सोहन कहने लगा कि राजेश एक लड़की से मोहब्बत करता था और उससे बहुत चाहता था। उसके खातिर वो बाहर विदेश भी चला गया था, लेकिन वहाँ 1 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी एक टांग खराब हो गई थी। वह अब एक नकली टांग से चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल तक टूट गया था, इसलिए उस लड़की से उसका दोबारा बातचीत नहीं हो पाया। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने ही उसका इलाज करवाया, लेकिन उसे 4 साल वहीं पर रोक लिया गया था। जैसे वह ठीक होगा, वह दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर लेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान भी नहीं आ सकता था। उस लड़की से वह चाह कर भी कोई बातचीत नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका नंबर उस फ़ोन में सेव था जो टूट चुका था। और अब वो वापस आया तो उसे पता चला उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफाई की, उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा, तुम्हें पता है मैं शादी के रात सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, उस लड़की ने मोहब्बत में मेरे दोस्त को अपनी इज्जत देने से भी परहेज नहीं किया था और अब किसी और के साथ शादी करके ज़िंदगी बिता रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा था। एक तो शादी से पहले ही अय्याशियाँ करती हैं और पति को खबर तक नहीं होती उसके साथ ज़िंदगी बिताने वाली लड़की कुंवारी भी है या नहीं। मैं सोहन के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। वह कहने लगा, क्या हुआ तुमको? क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं बिता सकती। सब कुछ सच सच बता दिया। वह हैरानी से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त राजेश से मोहब्बत करती थी, लेकिन पता नहीं था यूँ पाप कर बैठूंगी। मैंने 3 साल का इंतज़ार भी किया था। मुझे लगा उसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ ये सब हादसा हुआ है। शादी के बाद मुझे ये डर था कि तुम जान जाओगे तो मुझे रखोगे नहीं, डिवोर्स दे दोगे। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर में पड़ गई थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ बिल्कुल भी अपने पास पसंद नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे? लेकिन आज मैं तुमसे अपनी हर बात कह दी है। चाहे तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई थी। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज्जत तक गंवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज्जत एक साथ सिर्फ पति ही दे सकता है, दूसरा आदमी नहीं दे सकता। राजेश की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली और हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता, क्योंकि ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर कहने लगा कि मैंने अपना हर जज्बा संभाल के रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी पत्नी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर भी। जब तुमसे रिश्ता तय हुआ तो खुद ब खुद मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगा था। जब तुम मेरी पत्नी बन गई और मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लिए, फिर दिल में तुम्हारे लिए खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो गई। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो। पति और पत्नी एक दूसरे के कपड़े होते हैं और कपड़ा इंसान को पर्दे में रखता है, उसके बुराइयों को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये बुराई भी छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थाम लिया था। पत्थर की बन गई थी मैं। सोच भी नहीं सकती थी कि सोहन का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में सोहन की मोहब्बत राजेश से भी दुगनी बढ़ चुकी थी। सोहन चाहत के काबिल था, मुझे माफ़ कर चुका था, राजेश से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद राजेश कभी हमारे घर पर नहीं आया था, ना ही सोहन ने कभी उसकी बात की थी। मेरी शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। मेरे 3 बच्चे भी हो चुके थे। सोहन ने मुझसे कभी भी मेरे बीते हुए कल के बारे में ताना नहीं दिया। मेरा ये हाल था कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसकी ज़ुबान से निकला हर शब्द मेरे लिए उसके हुक्म का दर्जा था। असल में मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। दूसरे आदमियों की तरह नहीं कि मोहब्बत के बदले में इज्जत मांग ले। अपने पति से मोहब्बत करे, ना कि 4 शब्द मोहब्बत के बोलने वाले हर इंसान से मोहब्बत कर बैठे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है और सोहन ने ठीक किया या गलत, ये भी कमेंट में लिखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।